हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें ये आर्टिकल्स आपके सामने है दैट वी हैव टू कवर। सो विल टॉक अबाउट एवरी आर्टिकल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे एज वी ऑलवेज यूज टू डू। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट कि हम इस सेशन में क्या कवर करने वाले हैं, ताकि यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अच्छा, इस सेशन में ये कुछ आपको मिलेगा दैट यू हैव टू कवर। पहला जो आर्टिकल है, इट विल, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि इट इज टाइम टेकिंग, क्योंकि ये एक हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया था कल ही, जो कि बात कर रहा है ग्रोथ मैनिया कैन बी इंजीरियस टू सोसाइटी। तो बेसिकली ये जो एडिटोरियल था हिंदू का, ये आप अपने जीएस पेपर 3 से पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो। और ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है रिगार्डिंग द इनइक्वालिटी इन इंडिया। मतलब अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट ये आर्टिकल कह रहा है कि डिस्पाइट द ऑनगोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ यू विल सी द परसिस्टेंस, और यू विल फाइंड आउट दैट इनइक्वालिटी स्टिल इन इंडिया। एंड क्या स्ट्रैटेजीज हम, और वो भी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू, राइट। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक होलिस्टिक कवरेज रहेगी इसकी, जिसमें हम बात करेंगे अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या है इंडिया की, और वो आपके डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम करेगा। ये जैसे जैसे चलो मैं आगे बढ़ूंगी ना फिर इस सेशन में कि अच्छा मेंस के ये सब पॉइंट्स कैटर करेंगे तो तब बता दूंगी, बट दिस इज एन एडिटोरियल, कल ही हिंदू में आया था। सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। देन यू हैव प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो कैसी योजना है, किस लिए है, क्या पर्पस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट होगा, तो ये सारी डिस्कशन होगी। जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। काजीरंगा नेशनल पार्क हम कवर करेंगे, लेकिन देखो यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम कवर करेंगे, आई शुड राइट इट डाउन, गोल्डन टाइगर। तो ऐसा लगाओ कि हम गोल्डन टाइगर कवर करेंगे, इसीलिए इसके साथ साथ लगे हाथ काजीरंगा नेशनल पार्क भी देख लेंगे। ऐसे जनरेटिव एआई के बारे में बात करेंगे एंड थोड़ा सा मशीन लर्निंग की भी एक आई गिव एन अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद यू हैव दिस लाफिंग गर्ल। तो ये क्या है, कोई स्पीशीज है? यस, इट इज अ स्पीशीज। व्हाई इट इज इन न्यूज, ये सारी डिस्कशन, हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डाइट, फीचर, कंजर्वेशन स्टेटस, सो माइग्रेटरी बर्ड है क्या, तो वो सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन दी कॉमेंट सेक्शन। तो आई थिंक विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट सिंपली बिगिन विद द लेक्चर। लेट मी शेयर दी फर्स्ट आर्टिकल। हाँ जी, growth in India is unequal and it is not in the spirit of democracy to have such divergent economic outcomes. देखो, ये जो आर्टिकल है ना, ये डिस्कस करेगा अबाउट द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें मैं क्या क्या पॉइंट्स हम कैटर करेंगे वो आई शेयर। शुरू करने से पहले हैव पेन एंड पेपर विद यू, आई गिव यू नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो जो आपको लगे कि हाँ ये आई कैन नोट इट डाउन। मैं कहूंगी सारे ही जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी लिखते जाइए, नोट करते जाइए, ताकि देखो सुनते जाओ कंटेंट, उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सुनते जाओ, वो समझने की बात है। लेकिन जो हेडर्स होते हैं, जो पॉइंट्स हैं लाइक 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स, वो पॉइंटर्स जो है वो साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। बाकी कहानी सुनने की होती है। तो यहां पर हम बात करेंगे इनइक्वालिटी ट्रेंड जो है इंडिया के अंदर, एंड दिस राइजिंग इनइक्वालिटी, व्हाट आर द स्टेप्स टू अचीव दिस इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, राइट। कि इनइक्वालिटी ट्रेंड में अच्छा वेल्थ इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, टैक्स बर्डन है ऑन द पुअर, हेल्थ केयर एक लग्जरी की तरह हो गया है। फिर उसके बाद यू विल टॉक अबाउट अच्छा ये कारण है ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, क्या क्या कारण है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बेसिकली आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया और लगता जाएगा। नाउ जो आप ये कंटेंट देख रहे हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये डायरेक्टली आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो। ये कह रहा है कंटेंट कि
इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो इंडिया के अंदर हुई है, इट हैज बीन पॉजिटिव। आप देखो 2022-23 का उन्होंने दिया है, इंडियाज रियल जीडीपी एक्सपैंडेड बाय एन एस्टिमेटेड 6.9%, और यहाँ पर डिमांड अच्छी हुई, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो हुई है, और स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन हुई है। सो ये सारे फैक्टर्स रहे हैं। प्राइवेट कंजम्पशन हो गया अमंग दी, स्पेशली अमंग दी हाई इनकम अर्नर्स, तो वी हैव सीन दीज पॉजिटिव हिट्स 22-23 के अंदर। 23-24 का फिस्कल ईयर वी आर लुकिंग अहेड एंड इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.3% as compared to the 7.2% in the previous year. So as of 2024, इंडिया जो है वो रैंक करता है एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीडीपी की बात करूं, रैंकिंग्स की बात करूं 2024 की, राइट, विद जीडीपी ऑफ 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स। ये सारा कंटेंट जो है, ये जो फैक्ट्स हैं, ये अपने मेंस में आप यूज कर सकते हो, राइट। तो फिर वो कह रहे हैं, अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की भी बात करूं तो बाय 2035 अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इंडिया की इकोनॉमी इज पोज्ड टू हिट 7.3 ट्रिलियन डॉलर बाय 2030 एंड 10 ट्रिलियन डॉलर मार्क बाय 2035। सो दे आर सेइंग कि ये सब कुछ तो है, आप पिछला साल अच्छा रहा है, इस साल का देख लीजिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख लीजिए, सब कुछ है, लेकिन despite all this, there are concerns about the inclusive distribution of these economic benefits। मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बट देर इज अ नीड फॉर सच पॉलिसी इंटरवेंशंस या ऐसे गवर्नमेंट एक्शंस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा कि ये इंश्योर करें कि अगर फायदा हो रहा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस से तो वो सबको हो। ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट जो है वो उसको फायदा हो रहा है और एक को नहीं हो रहा है, राइट। जो मार्जिनलाइज्ड है उनको फायदा नहीं हो रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट नहीं हो। तो they are emphasizing on inclusive growth, they are highlighting कि अच्छा now there is an urgency for measures to promote more। अगर inclusive growth हो भी रही है तो we need to have it more, right, more inclusive growth in India। तो inequality trends जो है इंडिया में, let's talk about wealth inequality। wealth inequality बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है दैट इज हाईली अनइवन। अगर मैं लगाऊं वेल्दीएस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन, और वो टोटल नेशनल हेल्थ का दे आर होल्डिंग 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ। रिचेस्ट 1%, जो अमीर है, रिचेस्ट 1%, दे ओन मोर देन 53% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। समझ रहे हो बात को? और जो गरीब है, द पुअरर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, दे हैव एक्सेस टू ओनली 4.1% ऑफ द नेशनल वेल्थ। इतनी वेल्थ इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है। इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल, बेसिकली यू कैन सी इनकम इनइक्वालिटी के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ग्लोबली में बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। फिर उसके बाद अ लार्ज पोर्शन ऑफ जीएसटी इन द कंट्री इज पेड बाय बॉटम 50% of the population, right? So heavy tax burden वो भी on the poorer sections, वो एक प्रॉब्लम है। ये भी it is you can say one such inequality trend in India। हेल्थ केयर तो आजकल हेल्थ केयर भी एक लग्जरी हो चुकी है। ऑर्डिनरी जो है they are facing difficulties accessing the health care, right? And you consider a number 63 million, they are pushed into poverty annually हर साल due to the healthcare cost। financial challenges जो associated है, इतने महंगे महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट जितने हैं, सो हेल्थ केयर अपने आप ही हेल्थ केयर भी लग्जरी हो गया है। फिर उसके बाद हमने कल भी माल न्यूट्रिशन की बात करी थी, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की 74% पॉपुलेशन जो है इट कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, right? 39% fall short of the nutrient adequate one। इसका मतलब फूड सिक्योरिटी और प्रॉपर न्यूट्रिशन में भी देर आर चैलेंजेस, एंड वो हमने कल डिस्कस भी किए थे। मैंने कल आपके साथ हंगर इंडेक्स जो है वो भी, उसका स्कोर भी बताया था इंडिया का 28.7, राइट। जेंडर इनइक्वालिटी आप देखो, आउट ऑफ 146 कंट्रीज आपने पढ़ा होगा, इंडिया की रैंक कितनी है? 127 है, 123 नहीं है, 127 है। सो आउट ऑफ 146 कंट्री इंडिया रैंक 127 इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2023, राइट। तो इन सबके पीछे कारण क्या है?
कारण क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी डिस्पाइट द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया? पहला तो है वेल्थ एक्यूमुलेशन. स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ. राइट, वही हो गया ना कि गरीब और अमीर होता जा रहा है. जो कंसंट्रेशन है, दो कंसंट्रेशन कैन परपैचुएट इनइक्वालिटी. राइट, सो it is creating a cycle of privilege and disadvantage also, right? So जब मैं लगाऊं कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल दे आर होल्डिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड इट्स टेंड टू स्टे विद इन देयर फैमिलीज, तो वो तो ऑब्वियसली जब यहां से आगे पास हो गई तो इट इज क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ प्रिविलेज. दैट इज द केस. फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन एडवोकेट है. लैंड एक बहुत क्रूशियल एसेट है और अगर रिफॉर्म्स इफेक्टिव नहीं होंगे तो अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन में लैक सफिशिएंट लैंड और दे रिमेन लैंडलेस एंड दिस वल्नरेबिलिटी कैन लीड टू पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. कैपिटलिज्म की बात करूं अगर, ये सब इसी के अंदर आ रहा है. अपना वेल्थ एक्यूमुलेशन में ही आप ले लो, चाहे लैंड वाला एस्पेक्ट ले लो, चाहे कैपिटलिज्म वाला ले लो. ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए दैट आर फेवरेटिज्म इन नेचर, मतलब एक बिजनेस को फेवर कर रही हैं, राइट, एंड दोज कंपनीज आर एक्यूमुलेटिंग द सिग्निफिकेंट वेल्थ. सो इसका ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट होगा इनइक्वालिटी वाला इन द सोसाइटी. फिर उसके बाद इकोनॉमिक गेन्स की वही बात हो गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरीके से हो रही है कि वो एक सेक्शन को बेनिफिट कर रही है, राइट. सो कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ वेल्थियर इंडिविजुअल्स जो है दे आर गेनिंग मोर फ्रॉम द ग्रोथ और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है. तो ये सब इसी के अंदर आता जा रहा है कि आपकी जो टैक्सेशन पॉलिसीज है वो जो रिग्रेसिव होंगी अगर, सो उसका ये भी एक इशू है. सो व्हेन a rich pay a lower percentage of their income in taxes as compared to less wealthy, तो wealth gap obviously बढ़ गया, right? Social safety nets नहीं है. Inadequate social safety nets, welfare program, vulnerable population को तो फिर obviously it will impact ना. We are not supporting them in difficult times. फिर उसके बाद you see है lack of inclusive growth. मैंने wealth accumulation के number of points आपको बता दिए हैं. वेल्थ एक्यूमुलेशन के अंदर भी यू कैन कंसीडर लाइक वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन, लैंड रिफॉर्म्स इन एडवोकेट होना, कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म बेसिकली. फिर उसके बाद जब ग्रोथ पॉलिसी की बात आती है तो ग्रोथ पॉलिसी में आप अपना देखो जो आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी और जो सोशल सेफ्टी नेट आता है वो इसके अंदर आता है. फिर उसके बाद अपना आता है इन एडवोकेट लेबर पॉलिसीज. इन एडवोकेट लेबर पॉलिसीज के अंदर भी फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. यू कैन नंबर इसके अंदर लाइक 3 पॉइंट्स, इसके अंदर 3 पॉइंट्स, इसके अंदर सब पॉइंट्स हैं आगे. वेज गैप दैट आई मेंशन्ड अभी, वो भी यू कैन टेक इट. कोई नो मिनिमम वेज. स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के बीच में एक तो जो वेज गैप है, फिर उसके बाद नो मिनिमम वेज, मतलब वीक लेबर मार्केट पॉलिसीज हैं इंक्लूडिंग इनसफिशिएंट मिनिमम वेज रेगुलेशंस, बार्गेनिंग राइट्स लिमिटेड. इससे इनकम डिस्पैरिटी और होती है. फिर उसके बाद अगला है सोशल एक्सक्लूजन, जो अपना ये डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया. फिर वो हमने डिस्कस किया था जेंडर इनइक्वालिटी. एक्सेस ऑफ एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन. जब क्वालिटी एजुकेशन ही अनइक्वल एक्सेस है उसका, तो अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड हो गई, तो ये सोशल एक्सक्लूजन के अंदर चला जाता है. टेक्नोलॉजिकल डेप्रिवेशन, राइट, जिस तरीके के एडवांसमेंट्स हैं आर लीडिंग टू जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टेग्नेशन फॉर सर्टेन ग्रुप्स, तो वहां भी इनकम इनइक्वालिटी और हो जाती है. करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए नाउ, अगर आपसे पूछें कि ये सब तो हमें पता है दिक्कतें हैं, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन. पहला तो टैक्सेशन जो हो वो प्रोग्रेसिव हो, progressive taxation. Who earn more, they contribute higher proportion of their income to the tax. ये फिर उसके बाद अपनी जो गवर्नेंस हो वो इंक्लूसिव गवर्नेंस हो, राइट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए, इन्वॉल्व करो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करो, करप्शन कम करो, सिटीजन पार्टिसिपेशन ज्यादा करो, ये चीजें, राइट.
जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अपना इक्वालिटी का है ना, देखना कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 13, 14, 15, पॉलिटी पढ़ी होगी। तो यहां पर एनफोर्स दोज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी that are enshrined in the fundamental rights. You can enforce this through policy measures. फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट, राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है यहां पर। एनकरेज CSR इनिशिएटिव्स जो फोकस करें इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। जैसे हमारे पास एक स्कीम थी अडॉप्ट अ हेरिटेज वाली, बताना कौन सी स्कीम है ये, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, थॉट दे दिया है, राइट। बेसिक पब्लिक सर्विसेज का एक्सेस सबको हो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, राइट। तो ये चीजें इनइक्वालिटी को बहुत हद तक कम कर सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, विमेन की एम्पावरमेंट हो, लैंड रिफॉर्म्स वो इंप्लीमेंट करें टू एड्रेस द इशू ऑफ लैंड ओनरशिप, राइट। सिविल सोसाइटी, प्रमोटिंग सिविल सोसाइटी, एक आवाज मिले टू द ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड ग्रुप्स। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एम्ब्रेस किया जाए ताकि नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। दिस ऑल वी कैन डू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना ये पर्टिकुलर आर्टिकल। मैंने इसका हर एक पहलू कवर कर दिया है, इट टुक टाइम बट इंपॉर्टेंट है। अगला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है इसकी, ये गोल्डन टाइगर की, जो कि एक फोटोग्राफर ने कैप्चर किया, एक रेयर गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। तस्वीर देख लो, काफी गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, जैसे ब्लैक टाइगर, गोल्डन टाइगर। हम हमेशा मेलेनिन की बात करते हैं, है ना, स्किन के टेक्स्ट कलर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ज्यादा साइंस में नहीं जाना है, बट इतना याद में रख लो कि इट प्लेज अ रोल, क्योंकि यहां पर ना एक मैं जीन की बात करूंगी, दैट इज वाइड बैंड, and presence of this recessive gene, this is called wide band। तो ये जो wide band gene है, it reduces melanin production during the cycle of hair growth। तो ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगी। इसी के चलते यहाँ पर ये जो म्यूटेशन है, ये एक गोल्डन और एक ब्लॉन्ड स्किन जो है वो देती है, और ये ऑरेंज स्ट्राइप्स अपीयर होते हैं। तो गोल्डन टाइगर्स को गोल्डन टैबी टाइगर्स भी बोले जाते हैं। इनका एक कलर फॉर्म है, कोई सेपरेट सब स्पीशीज नहीं है, लाइक व्हाइट टाइगर्स, ब्लैक टाइगर्स, राइट। सो बहुत ही रेयर, एक आप बोल सकते हो एक्सेप्शनली रेयर दे आर सीन इन द वाइल्ड। सो यहां पर जो पूरा मुद्दा है वो है रिसेसिव जीन का। दिस रिसेसिव जीन, जिसकी मैंने अभी आपके साथ बात करी, वाइड बैंड इसे बोला जा रहा है। सो ये जो वाइड बैंड है ना, ये जो रिसेसिव जीन है, देखो एक है रिसेसिव जीन और एक होती है डोमिनेंट जीन। तो ब्लैक और गोल्डन टाइगर जो है बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं एज दे बोथ पोजेसेस अ रिसेसिव जीन। अगर देखो एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, तो डोमिनेंट जीन तो नाम से ही पता चल रहा है डोमिनेट करेगा, वैसे ही फीचर्स आएंगे आपके जैसे आप पेरेंट से ले रहे हो। और अगर दोनों तरफ रिसेसिव जीन है तो रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होगी। तो दोनों गोल्डन, यहाँ पे जो गोल्डन टाइगर आ रहा है वो इस रिसेसिव जीन की वजह से ही है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो गोल्डन कलर है इन टाइगर्स में, दिस इज कॉज्ड बाय अ रिसेसिव जीन दैट इज कॉल्ड वाइड बैंड। ये जो जीन है ना, ये इफेक्ट करता है मेलेनिन प्रोडक्शन को, राइट। सो इट लीड्स टू दिस म्यूटेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये टेक्निकल टर्म, सो दिस डू रिमेंबर दिस टर्म, गॉटी म्यूटेशन। सो सिंपल सी बात यह है, इट प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द स्किन, इट इज गिविंग द टाइगर दिस गोल्डन स्किन। तो सिंपल टर्म्स में ये है, ये जो गोल्डन कलर है दैट इज कॉज्ड बाय अ रिसेसिव जीन जो इफेक्ट करता है मेलेनिन प्रोडक्शन को, और उसके चलते रिजल्ट में यू विल सी दिस गोल्डन स्किन ऑरेंज स्ट्राइप्स ड्यू टू दिस टैबी म्यूटेशन। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना गोल्डन टाइगर्स। So golden tigers, black tigers, they have this special gene that gives them their unique colors. देखो when both the parents have this special gene and it's not hidden by dominant gene, तो उसको suppress कर देगा, hide कर देगा। तो recessive gene जो होता है, अगर वो hide नहीं हो, when the two tigers have the same recessive gene, they have babies, so recessive gene is not hidden। अगर एक dominant gene हो, एक recessive gene हो, तो dominant वाला तो उसको hide कर देगा। दोनों recessive gene है तो वो हाइड नहीं होगा ना, तो वहीं से फिर यू विल सी दिस एक्सप्रेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल कलर्स इन देयर फर,
राइट। अब काजीरंगा नेशनल पार्क इसी के साथ लगे हाथ न्यूज में है, तो वाई नॉट काजीरंगा नेशनल पार्क भी घुमाए। गोलाघाट एंड नागांव इन द स्टेट ऑफ आसाम, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, आपको मैप में देखने को मिलेगा। मैप में जाइए, देखिए कहाँ पड़ता है। 1974 के अंदर ये नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था बाय यूनेस्को। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था 2006 में। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन। वेजिटेशन की बात करूं तो 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एल्यूवियल इनंडेटेड ग्रासलैंड्स, एल्यूवियल सवाना वुडलैंड्स, ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नाउ इट इज होम टू मोर देन 2200 इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर्स, और आपको बाकी यहाँ पर वाइल्ड वाटर बफेलो, एलिफेंट, टाइगर्स, ये सब देखने को मिलेंगे। एंड एक्वेटिक स्पीशीज के अंदर गंगा रिवर डॉल्फिन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं, जनरेटिव एआई। एक नई रिपोर्ट प्रिडिक्ट कर रही है कि दिस जनरेटिव एआई इज पोज्ड टू बिकम $100 बिलियन इंडस्ट्री बाय 2026। जनरेटिव एआई बोले तो कुछ जनरेट होगा, कोई नया कंटेंट जनरेट होगा। 3 पॉइंट्स मैंने उसे दिए, 4th पॉइंट उसने मुझे दिया, दैट इज जनरेटिव एआई, राइट। सो जनरेटिव एआई क्या है? Type of artificial intelligence where algorithms automatically create content like text, images, audio, videos, right? So जैसे ट्रेडिशनल एआई है, अनलाइक दैट ट्रेडिशनल एआई विच इज डिजाइन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शंस, जनरेटिव एआई जो है इट इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग, जनरेट करना एंटायरली न्यू कंटेंट, जैसे चैट जीपीटी। Rather than just recognizing the existing patterns, you are creating a new pattern out of that 4 that I have mentioned. जो मैंने 4 आपको दिए, that I have given as an input, आप मुझे 5th में एक नया content दे रहे हो, right? So that is what generative AI is. The systems are trained on massive amounts of data that are allowing them to learn and understand the patterns, styles, right? So ये है अपना generative AI. They are trained on massive amounts of data. ठीक है जी। सो न्यू रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो इंडस्ट्री है इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम $100 बिलियन की इंडस्ट्री बाय 2026। एंड ये जो एआई है, जनरेटिव एआई, इट यूजेस मशीन लर्निंग मॉडल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप जो क्या है, जो कि है इन द डेटा सेट ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट, राइट। सो वंस द मॉडल जो है वो दे लर्न दीज पैटर्न्स, इट कैन यूज देम टू जनरेट एंटायरली न्यू कंटेंट। मतलब इट्स लाइक यू मिमिक द स्टाइल, टोन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा, जिस तरीके से आपने उसको ट्रेन किया, राइट। सो इस क्रिएटिव प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, यूजर प्रोवाइड्स अ प्रॉम्प्ट, मतलब एक सिंपल टेक्स्ट इनपुट दैट इज डिस्क्राइबिंग द डिजायर्ड आउटपुट, एंड दिस प्रॉम्प्ट गाइड्स द एआई इन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ। आप जैसे कुछ इनपुट दे रहे हो, दैट इज प्रॉम्प्ट ओनली। सो बेस्ड ऑन दैट जो आपने उसको ट्रेनिंग दी जिस तरीके से, सो दिस प्रॉम्प्ट गाइड्स द एआई फर्दर इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द यूजर इज लुकिंग फॉर, right? So various algorithms work together to analyze the prompt and generate the content based on it. So these algorithms are designed to create content, ऐसा content that aligns with the user's request, like ChatGPT. ठीक है जी। इनकी बात करेंगे। लाफिंग गिल एक माइग्रेटरी बर्ड है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, और अपने को ये कंट्री में पहली बार देखने को मिले हैं इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अपने को देखने को मिले हैं। द बर्ड इज नोन फॉर इट्स यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स विच रिसेंबल्स ह्यूमन लाफ्टर। हंसती हैं, ठीक है, चलो खुश रहती हैं। जो लाफिंग गिल है इट्स नोन फॉर इट्स यूनिक कॉल्स, मतलब इट साउंड्स लाइक लाफ्टर एंड रिसेंबल्स लाइक ह्यूमन लाफ्टर, right? So they prefer coastal areas and they are occasionally spotted inland, but there are mainly coastal species हैं ये, तो कोस्ट से ज्यादा दूर आपको ये देखने को नहीं मिलेंगी। दीज बर्ड्स आर कॉमनली फाउंड अलोंग दी अपना जो अटलांटिक कोस्ट है ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, तो वहां उनका हैबिटेट है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। डाइट की बात करें तो अपॉर्चुनिस्टिक कार्निवोरस है, स्क्वेंजर्स हैं, ये ईट फिश, शेलफिश, क्रैब्स, इंसेक्ट्स, बर्ड एग्स, यंग बर्ड्स, सो ये इनकी डाइट रहती है। रही बात फीचर्स की, सो मीडियम साइज बर्ड्स हैं विद फेयरली लॉन्ग विंग्स एंड लेग्स गिविंग देम दिस ग्रेसफुल अपीयरेंस, एंड it takes laughing gulls 2 to 3 years to gain their adult plumage. So their appearance जो है वो चेंज करती रहती है, जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, वो तो होता ही है, जब भी कोई बच्चा होगा वो भी पहले
दे चेंज, राइट? तो अपीयरेंस चेंज होती है, फिर उसके बाद ये जो इनकी आफ्टर 2 to 3 years दे गेन देयर प्लूमेट डेवलपमेंट। रही बात कंजर्वेशन स्टेटस की, तो लीज कंसर्न है, अभी टेंशन की बात नहीं है, लीज कंसर्न कैटेगरी के अंदर आते हैं। मूविंग अहेड विद द लास्ट आर्टिकल, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो ये योजना क्या कहती है, सिंपल सा कंटेंट यहीं पर है और इम्पोर्टेंट है। ये इसके तहत कितने करोड़ पूछेंगे, 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस द नेशन, ये हमारा एम है टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम। तो इट इज ऑल अबाउट रूफटॉप सोलर पैनल्स जिनको हम इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पे, राइट? तो बेनिफिट यहां से ये भी होगा कि जो जनरेट होगा, इट रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, और जो सरप्लस पावर जनरेट होगा फ्रॉम द रूफटॉप सोलर प्लांट, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो टू द ग्रिड मेन वन, और वहां से यू कैन रिसीव द मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर द सरप्लस एक्सपोर्टेड पावर एज वेल। 2014 में सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका एम था टू अचीव दिस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 40,000 मेगावाट या फिर 40 गीगावाट बाय 2022, लेकिन ये टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए और इसी के चलते सरकार ने डेडलाइन एक्सटेंड करी 2026 तक की। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना सीम्स टू बी एन अटेम्प्ट टू हेल्प रीच द टारगेट ऑफ, जो हमारा है 40 गीगावाट की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। ये आपका जो डेटा है ये आपके मेंस के लिए काम आएगा। देखो, इंडिया की करंट सोलर कैपेसिटी, टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इट इज अराउंड 11,000 गीगावाट। गुजरात टॉप करता है इस लिस्ट को, और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, सिर्फ 20% ऑफ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशंस आर इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। मेजॉरिटी आपको कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिलेंगे, अनटैप्ड है। So, ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि इंडियाज 25 करोड़ हाउस होल्ड्स कुड डिप्लॉय 637 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी ऑन रूफटॉप्स, राइट? एंड जस्ट 1/3 ऑफ दिस कुड मीट द एंटायर रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन द कंट्री। ये कुछ मतलब मैं बोलूंगी डेटा है, फैक्ट है, मतलब ये रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दिसंबर 2023 तक कितनी हो गई, और मिनिस्ट्री क्या कहती है कि इंडिया हैज रीच अराउंड 73.31 गीगावाट दिसंबर 2023 तक। टोटल सोलर कैपेसिटी की बात करें तो राजस्थान इज एट द टॉप विद 18.7 गीगावाट, और जब मैं बात करूं वैसे सिर्फ रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की, तो गुजरात टॉप में है विद 2.8 गीगावाट, राइट? तो ये कंटेंट आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो। रेस्ट जो प्रोग्राम है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।